प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महा रिवीजन इस सीरीज में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को पढ़ चुके हैं। अब बारी आपकी चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की है। अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं तो ये आपके कक्षा 12 यानी चैप्टर 6 की बात करूं, रैखिक असमिका, ये आपके क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसमें आज के इस सेशन में हम इन तीनों अध्यायों को पढ़ने वाले हैं, इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि आप जल्दी से इनको रिवीजन कर ले। तो आइए समझते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन तीनों चैप्टर्स का नाम क्या है। इन तीनों चैप्टर्स का नाम क्या है? सबसे पहले चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रैखिक असमिका। क्या बच्चों? रैखिक असमिका। रैखिक असमिका। रैखिक असमिका यानी लीनियर इनइक्वलिटीज। दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, क्रमचय तथा संचय। क्रमचय तथा संचय, जिसको हम बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तीसरा अध्याय जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। क्या बच्चों? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। इन तीनों अध्यायों को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहला अध्याय जो है आपका, यानी चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रैखिक असमिका यानी लीनियर इनइक्वलिटीज। इनमें होता क्या है? अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर मैं ले करके चलूं, तो आप जानते हो कि जैसे ये अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, तो ये क्या है? तो बोलोगे गुरुजी ये एक क्या है? एक रैखिक समीकरण है। ये एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। परंतु 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 अगर हम इसी चीज को इस तरीके से लिखे, ये बराबर का चिन्ह लग गया, तो इसका मतलब रैखिक समीकरण, और ये कक्षा 6 से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। परंतु हम इसी में अगर x प्लस वाई अगर ऐसा लिखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई सिर्फ ग्रेटर देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5। तो ये जो चारों आपके पास दिखी, अब ये एक रैखिक समीकरण नहीं बेटा, ये अब कहलाती हैं रैखिक असमिका। ये जो अब कहलाती हैं, ये क्या कहलाती है प्यारे साथियों? ये एक कहलाती हैं रैखिक असमिका। क्या कहलाती हैं? रैखिक असमिका कहलाती हैं। असमिका कहलाती है। असमिका कह रैखिक असमिका। प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गया? तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ये जो साइन दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, यही असमिका की चीज। ये बराबर का जो चिन्ह हुआ था, इसे हम लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का नाम दे दिया करते थे। और ऐसे कई सारे समीकरण को हम हल करते थे और यहां से x और y का मान निकालते थे। आप याद करें कक्षा 10 की बात, तो कक्षा 10 या कक्षा 9 में आपने ऐसे समीकरण को पढ़ा होगा जिसमें हम x और y के मान निकाला करते हैं। तो बेटा इसमें भी हम यहाँ यही करेंगे, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन यानी इसके हल को ज्ञात करेंगे, लेकिन इसका हल जो होगा वो कुछ थोड़ा सा अलग होगा। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं कि ऐसे समीकरण यानी जो आपको रैखिक असमिका दिया है, इनका हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ये आप आलेख में कैसे करते हो, ये कक्षा 10 में प्रॉपर बताया गया है। तो उसी तरीके से हम इसको ये पढ़ने वाले हैं इसमें कि रैखिक असमिका का सबसे पहले हम देखेंगे कि हल कैसे ज्ञात करते हैं। हल कैसे ज्ञात करते हैं, हल इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे कि भैया इसको ग्राफ में ग्राफ में निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये चीज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं।
ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे ये दोनों पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए आप समझते हैं और जल्दी से क्लियर करते हैं। चलिए, तो उसके लिए आपको ये 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। अब यहाँ पे पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। सबसे ये कुछ रूल्स हैं। आपको ऐसे सवालों को करने के लिए, ऐसे सवालों का हल ज्ञात करने के लिए कुछ नियम्स हैं, उस नियम को जानना ज़रूरी है बेटा। तो एक-एक करके सारे नियम को समझते हैं। एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में, ये जो आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये प्रयोग से बनती है। यानी ये जो असमीका है, यानी रैखिक असमीका, ये कैसे बनती है? यानी यही चिन्ह अगर लग जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये एक साधारण समीकरण ना होकर के ये एक रैखिक समीकरण ना होकर के एक रैखिक असमीका बन जाती है। ठीक है। एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये क्या कहना चाहता है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपके देखा जाए तो सेकेंड रूल जो आपके पास है, उस सेकेंड रूल में क्या समझाना चाहता है, यहां पे इस बात को समझते हैं। सेकेंड रूल में ये है कि किसी भी असमीका में, किसी असमीका में, किसी असमीका में, किसी असमीका में, किसी असमीका में, असमीका में, समीका में समान संख्या, समान संख्या, समान संख्या, समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती, जोड़ी या घटाई जा सकती, जोड़ी या घटाई जा सक, जा सकती। ये बात आप लोगों को याद रखना। यहाँ पे यही पॉइंट बताया जा रहा है कि किसी असमीका के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समान संख्या क्या की जा सकती है, जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि x, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5, और मैं कहूं कि इसका हल ज्ञात करो, इसका आपको हल ज्ञात करना है, तो इसका हल कैसे ज्ञात करोगे? तो भैया यही कहना चाह रहा है कि इस असमीका में हम सेम संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तो अगर सोचो यहां से लेफ्ट साइड से हमें प्लस टू को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? एक तरीका वही कि इस प्लस 2 को हम उधर भेज दें, है यही तो कर सकते हो। तो 5 में से 2 जाएगा 3, एक्स का जो है ऐसे हल जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें प्लस 2 में अगर -2 कर दें, यानी इस लेफ्ट साइड में अगर -2 जोड़ दें, अगर -2 क्या कर दें, जोड़ दें दोनों पक्षों में, तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही है इसका मतलब। यहां पे ये जो पहले दूसरा रूल है, इसको हम यहां पे यही समझाना चाह रहे हैं कि अब इसमें क्या कर सकते हो, +2 को क्या कर सकते हो, हम जोड़ सकते हैं। +2 को क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में, सॉरी, -2 को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अगर इसको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 2 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 -2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी x का जो मान आ रहा है वो 3 या 3 से बड़ा आ रहा है। क्या बेटा यहाँ पे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि 3, इसका अगर सोल्यूशन देखोगे तो ऐसे सवालों को जब हम हल करते थे तो क्या आता था, रैखिक समीकरण में तो x का मान 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बच्चों, अब x का यहाँ पे जो मान आया है वो 3 नहीं, 3 के बराबर या 3 से बड़ा, है ना, 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, यानी 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा, अब तुमको दिखाता हूं। इसका सॉल्यूशन जो होगा
3 4 5 6 डैश 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 और ये पूरा अनंत तक से। ये कोई लिमिट तो है नहीं, तो यानी इस पूरे सवाल का ये जो हल है वो क्या है, 3 4 5 6 लगातार। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इज इट क्लियर दैट? तो ये इसका इस रूल का मतलब तो समझ में आया ना, सेकेंड रूल का, कि अगर आपके पास कोई असमीका दिया है तो कोई भी एक संख्या जो है हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। तो पहला रूल यानी दूसरा रूल और पहला रूल तो आपने क्लियर कर लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड थर्ड रूल पर। किसी असमीका के दोनों पक्षों का समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। अब ध्यान सुना, अगर हमें जोड़ या घटाना है तो भैया हम धनात्मक या ऋणात्मक संख्या दोनों जोड़ या घटा सकते हैं। कोई भी मतलब असमीका के चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर किसी असमीका के दोनों पक्षों के समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करने पर असमीका के चिन्ह तदनुसार बदल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, नोट करिएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं। रूल 3 को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। रूल 3 को भैया हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। रूल 3 इज डिवाइडेड बाई इन टू पार्ट। रूल 3 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, रूल 3 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट 1 क्या कह रहा है, पार्ट 1 क्या कह रहा है समझिएगा। पार्ट 1 क्या कह रहा है समझिएगा। पार्ट 1 क्या कह रहा है इस बात को समझिए। ये कहना ये चाह रहा है कि किसी समान, है ना, यानी धनात्मक दिशा क्या, यानी अगर किसी असमीका में 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 धनात्मक किसी असमीका में धनात्मक संख्या का क्या का गुणा या भाग करने पर गुणा या भाग करने पर असमीका के चिन्ह पर चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं मिलता। कोई परिवर्तन नहीं मिलता। कोई परिवर्तन नहीं। बात को समझे कि किसी असमीका में धनात्मक संख्या का गुणा या भाग कर रहे हैं, तो भैया उसके असमीका के चिन्ह पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं मिलेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो लिखा है x प्लस, है ना, अगर x माइनस एक्स बराबर, अगर सपोज दैट, है ना, माइनस एक्स बराबर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, है ना, या x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो अगर हम 1 का गुणा कर देते हैं, या ऐसे सिर्फ लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अगर हम एक का गुणा करते हैं, एक का किसी धनात्मक संख्या मान लो 2 का गुणा करते हैं, मान लो 2 का गुणा करते हैं, तो 2 का अगर हम गुणा करें तो x इंटू 2 और यहां भी 2 इंटू 2, तो भैया इस असमीका के चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। ये 2x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो?
कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे का कारण, क्योंकि देखो यक्स की वैल्यू, जैसे अगर हम इस चीज को अगर और अच्छे से वेरीफाई करें तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एक ज्वलंत एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं। जरा देखिएगा, जैसे मैं अगर कहूं कि 2 ग्रेटर देन 1, तो मैं अगर 2 ग्रेटर देन 1 कह रहा हूं तो इसमें अगर मैं चाहूं तो किसी धनात्मक संख्या का गुणा करता हूं, किसी धनात्मक संख्या का अगर दोनों पक्षों में गुणा करता हूं तो भैया क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव पड़ा? अरे 2/3 6 और 1/3 3, अभी भी 6 क्या हुआ? बड़ा ही हुआ 3 से। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी असमिका में धनात्मक संख्या का गुणा करो या भाग करो, इससे आपके असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। भैया 2 यहां पे देख रहे हो 1 से बड़ा था सवाल में, लेकिन जैसे ही हमने धनात्मक संख्या का गुणा किया दोनों पक्षों में तो अभी भी 6 क्या है? 3 से बड़ा है। अभी भी ये पहला नंबर दूसरे नंबर से क्या है? बड़ा है। ये बात एकदम सत्य लिखी है, इससे इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1। अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 क्या है? किसी असमिका में किसी असमिका में किसी असमिका में किसी असमिका में असमिका में ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग करने पर असमिका के चिन्ह में असमिका के चिन्ह में असमिका के चिन्ह पर बदलाव, असमिका का चिन्ह भाग करने पर, गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह ऐसे लिख सकते हो, असमिका का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा? बदल जाता है, बदल जाता है। अब वही ज्वलंत एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 जो है 2 से बड़ा है, बात सत्य है। लेकिन अगर हम इसी में कहूं कि -2 का अगर गुणा करो दोनों पक्षों में, तो अगर हम दोनों पक्षों में -2 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा उत्तर? तो -2 का गुणा करेंगे तो 3 इंटू -2 और भैया 2 इंटू -2, तो आपको क्या मिलेगा? -6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -4। तो बताइए ये बात सत्य लिखी है? बताइए इस बात सत्य लिखी है? -6 बड़ा या -4? यहां तो बात सत्य है कि 3 बड़ा है 2 से। ये बात तो एकदम सटीक बात लिखी गई है कि 3 जो होता है 2 से क्या होता है? बड़ा होता है। एकदम बात सत्य है। लेकिन यहां पे बताइए क्या -6 -4 से बड़ा है? सोचिए जरा। नहीं, -4 बड़ा होता है, -6 छोटा होता है। इसी कारण यहां पे रूल में बनाया गया है कि भैया ऋणात्मक संख्या पर गुणा करने पर भैया जो असमिका की चिन्ह है उसको बदल दिया जाता है। तो अब ये जो चीज होगी, ये जो असमिका का चिन्ह इधर की तरफ है, अब क्या हो जाएगा? इधर की तरफ होगा। तो ये जो बात लिखी गई है वो एकदम सत्य लिखी गई है। यानी दूसरा वाला पार्ट क्लियर है, ये सत्य है। ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो पहली बात जो लिखी गई है वो गलत लिखी गई है, दूसरी बात ही सही है। तो इस पूरे कंक्लूजन से, इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे वार्तालाप से क्या निकला? निकला ये बच्चों कि भैया साफ है, रूल नंबर 3 ये कहना चाहता है कि अगर असमिका में किसी धनात्मक संख्या का गुणा या भाग करते हो तो भैया उसके चिन्ह पर
कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। परंतु अगर भैया ऋणात्मक संख्या का तुम गुणा या भाग करते हो तो भैया असमिका का जो चिन्ह है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन, है ना? बात समझ पाए? ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। तो इस पूरे सिस्टम में यही बात यहां पे क्लियर करनी थी। चलिए, अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई तो अब इसके बेसिस पर जितने भी सवाल होते हैं वो आपके लग जाएंगे। अब जैसे एक सवाल मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे सवाल कह रहा है कि हल कीजिए कि 4x+3 है ना लेस देन 6x+7। हमें कह रहा है कि इसे हल करके बताओ। तो हल करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा? देखिए 4x, अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं तो 6x को इधर ले आओ तो -6x, 3 को इधर करते हैं -3, 4 में से 6 जाएगा तो -2x बचेगा, है ना? -2x बचेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे -2x बचेगा। लेस देन 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई कि भैया लेस देन 4 लिखा हो, -2x जो है लेस देन 4 लिखा हुआ है। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए आप क्या करोगे? सोचो सर, इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करोगे? यानी इसमें अब इस -2 को हटाने के लिए भैया तो पता है ना x का मान, ऐसे अगर रैखिक समीकरण होता तो -2x बराबर अगर 4 लिखा होता तो x बराबर क्या होता? -4/2 लिख देते और 2 दूनी 4, x का मान ऐसे लिख देते -2। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अब इसमें क्या करोगे? -2 का क्या करोगे? डिवाइड करोगे, -2 का भाग करोगे, क्योंकि भैया x की लेफ्ट साइड में कभी भी कुछ भी संख्या छोड़नी नहीं है लास्ट तक। भैया उसे पूरा का पूरा कोरा करना है, x को अकेला छोड़ना है। तो -2 का भाग करने पर दोनों पक्षों में का भाग करने पर दोनों पक्षों को, तो अगर दोनों पक्षों में -2 का अगर तुम भाग दोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? ये x मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा? ये चिन्ह। आपको अभी बताया कि जैसे ही ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है तो अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा? -2 का इधर भाग दिए तो सिर्फ x बचा, इधर दोगे तो भैया क्या हो जाएगा बताओ? -2 बचेगा, -2 बचेगा, यानी x जो है वो ग्रेटर देन माइनस, यानी x का जो मान है वो -2 से बड़ा आ रहा है। यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं है तो इसका अगर सलूशन देखना चाहोगे तो -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा क्या संख्या होती है? -1 होती है, फिर 0 होती है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। ये सारी संख्या यहां पे लिख दोगे, ये इसका सलूशन। इसी तरीके का कोई भी अगर आपके पास सवाल है तो हम ऐसे ही करने वाले हैं प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ? अरे हाँ, घर पे होगी, रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे यार। चलो ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई भी असमीका दिया गया है और उस असमीका को सॉल्व करना है और उसका वैल्यू निकालना है तो कैसे करोगे? अब इस बात को कैसे क्लियर करोगे, है ना? अब इस बात को कैसे क्लियर करोगे? जैसे तुम्हारे पास ये तो हो गई रैखिक असमीका की बात, ये हो गई पूरी तरह से क्या हो गई? रैखिक असमीका की बात। ठीक है, कि अगर उसका सलूशन निकालना हो तो कैसे निकालते हो। अब आते हैं कि रैखिक असमीका को ग्राफ में निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास लिखा 4, है ना? अब इसको अगर तुम्हें कह रहा है कि भैया इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कोई बच्चा ऐसा जो इसे रिप्रेजेंट कर सके, मतलब अगर ये दो चर वाले,
है ना, दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण हैं तो उनको अगर ग्राफ में निरूपित करना हो तो कैसे करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बोल दिया, तो परंतु हमने ये जो बोला है ये सिर्फ मजाक के लिए बोला है। ये सिर्फ आप बताइए क्या चल रहा है, जल्दी से बताइए इसका सलूशन क्या हो जाएगा। इसका सलूशन क्या हो जाएगा, क्या आप इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 पर। बोलोगे नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। आपको आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। अब देखिए, सेम तरीका जैसे आप रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे कि अगर आपके पास अगर कोई रैखिक समीकरण है जैसे x प्लस वाई बराबर अगर 4, जिस तरीके से इसको हल करते थे, इसको निरूपित करते थे, उसी तरीके से इसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। x प्लस वाई ये जो लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसके लिए सबसे पहले एक डिब्बा बनाएंगे। यही तो करते थे, याद करिए कक्षा 10 में। x और y, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान 4 आएगा। ठीक है, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारे पास जो बिंदु हैं वो निकाल लेते हैं, 0, 4 और तथा 4, 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ में निरूपित करेंगे, ग्राफ में रखने का कार्य करेंगे, ग्राफ में रखने का कार्य करेंगे, ग्राफ में रखने का। ठीक है, अब तुम बताओ कि 0, 4 और 4, 0 कहां पे आएगा। तो 0, 4 मान लो यहां पे आएगा, 0, 4 और 4, 0 यहां पे आएगा। अब एक बात और, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाना हो, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना हो तो कैसे मिलाओगे। इसको मिलाने के लिए अब जैसे तुम कक्षा 10 में ऐसे रेखा खींच देते थे, अब इसको लिए तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए तुम जैसे कक्षा 10 में ऐसे रेखा खींच देते थे, इसके लिए तुम्हें यहां पे सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए भैया एक दो पॉइंट है, नोट डाल के लिख लीजिए पहले, नोट डाल के पहले लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए दोनों पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि यदि यदि असमिका का चिन्ह, असमिका का चिन्ह, असमिका की, असमिका का, यदि असमिका का चिन्ह, असमिका का चिन्ह, है ना, असमिका का चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, तो रेख, तो दोनों बिंदु को मिलाने के लिए, दोनों बिंदु को मिलाने के लिए, दोनों बिंदु को मिलाने के लिए, मिलाने के लिए रेखाखंड खींच, रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, रेखाखंड खींचते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, यदि असमिका का चिन्ह, यदि असमिका का चिन्ह, असमिका का चिन्ह, असमिका का चिन्ह, असमिका का चिन्ह सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन है, मतलब अगर बराबर का चिन्ह नहीं है, अगर बराबर का चिन्ह तुम्हारे पास ना हो, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह है, तो याद रखना है, तो दोनों बिंदु को मिलाने के लिए, तो दोनों बिंदु को मिलाने के लिए, तो दोनों बिंदु को मिलाने के लिए, मिलाने के लिए, मिलाने के लिए, मिलाने के लिए बिंदुवत रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, बिंदुवत रेखा खींचते हैं, खींचते हैं। ठीक है, बिंदुवत रेखा खींचते हैं। अब यहां पे देखिए, इन दोनों बातों को समझिए। अगर असमिका का चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साथ अगर है, तो भैया हम बिंदुवत रेखा नहीं रेखाखंड खींचेंगे।
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नहीं है तो भैया आपका इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, सिंपल सा बात। अगर चिन्ह में इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा है तो भैया हम बिंदुवत रेखा खींच देंगे, ऐसे बात समझ लेना। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए क्या करोगे, रेखाखंड ही खींचोगे। पूछो क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो अगर बराबर का चिन्ह लगा है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए, ये कहाँ ये भाग रहा है, देख रहे हो भाई, भाग रहा है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाने के लिए क्या कर दिया, रेखाखंड। तो क्या यही सलूशन हो जाएगा, नहीं। ये तो समीकरण, अगर आपका रैखिक समीकरण होता तो इसका सलूशन इसी रेखा के ऊपर हो जाता। लेकिन यहां पे आपसे क्या कहा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें थर्ड स्टेप पे जाना है, और थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं भैया, थर्ड स्टेप, इसी के बाद स्टेप नंबर थर्ड, यानी लास्ट स्टेप। और यहां पे लिख लीजिए थर्ड, यानी इसमें लिख लीजिए लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि समीकरण में, यानी असमिका में, असमिका में, असमिका में 0,0 रखते हैं, रखते हैं। यदि सत्य हुआ, सत्य हुआ, हुआ तो हल है ना, मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु, तो हल मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होता है, होता है। परंतु असत्य होने पर, असत्य होने पर, होने पर, वो असत्य होने पर मूल बिंदु से दूर की तरफ, मूल बिंदु से दूर होता। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। लास्ट स्टेप यही है कि अगर असमिका में 0,0 डालते हैं, जैसे यहां पे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इस पूरे असमिका में 0,0 डालेंगे, x और y की जगह 0,0 डालेंगे। तो आपके पास क्या मिला, 0 लेस देन 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये बताइए 0,0 डालने पर ये सत्य दिखा कि असत्य, सत्य असत्य, मतलब ये आपको जो दिख रहा है ये सत्य दिख रहा है या असत्य, तो बोलोगे गुरुजी ये तो असत्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है, असत्य दिख रहा है, असत्य बात लिखी गई है। कि 0 कैसे 4 से बड़ा हो सकता है भाई, ये 4 से 0 कैसे बड़ा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। 0 तो भैया 4 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 4 बड़ा है ना, तो यहाँ पे तो लिखा है 0 जो बड़ा, तो यानी असत्य हो गया। तो भैया इसका जो सलूशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब मूल बिंदु से दूर की तरफ। ठीक है, यानी इसका सलूशन जो होगा ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ होगा, यानी दूर की तरफ। ठीक है, तो इसका सलूशन इसी रेखा के ऊपर की तरफ, यानी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, है ना, लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसका सलूशन भैया इस रेखा के ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर दैट। अच्छा, इसी सवाल में अगर मान लो अगर ये होता कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका सलूशन क्या होता, इसका सलूशन क्या होता है, अब इसी बात को देख लीजिए। अगर मैं इसी में अगर ये कहता कि चलो भैया x प्लस वाई लेस देन 4, है ना, सॉरी हम इसको पढ़ रहे थे लेस देन इक्वल टू 4, यानी x प्लस वाई भैया क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, सॉरी पढ़ने का वो है। ठीक है, ये बात याद रखना कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और ये जो चीज लिखा हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू। अब सवाल अगर मान लो ऐसे होता, और भैया इसका अगर हमें निरूपित करना होता और हमें इसे रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते। तो सिंपल सी बात है कि भैया जिसमें भी 2 पॉइंट आपके आएंगे 0,4 और 4,0, ये बात तो सत्य है गुरुजी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए रेखाखंड या बिंदुवत रेखा, बोलोगे गुरुजी ये तो भैया हमारा बराबर का चिन्ह लगा है, तो भैया रेखाखंड होगा, सिंपल सी बात है,
यहाँ पे तो रेखाखंड ही खींचा जाएगा, रेखाखंड ही खींचा जाएगा, रेखाखंड खींच दिया। चलो ये भी बात हो गई। क्या इसका सलूशन क्या होगा? इस सलूशन के लिए भैया इस पूरे समीकरण में असमिका में 0, 0 डालेंगे। तो जैसे ही आपने डाला तो भैया यहाँ पे आपको ये बात सत्य दिखी। क्या दिखी? सत्य दिखी, यानी सत्य दिखा, ट्रू देखा। यानी ट्रू देखने के बाद यानी इसका सलूशन जो होगा वो नीचे की तरफ हो, यानी मूल बिंदु की ओर हो, मूल बिंदु की ओर। यानी इसका जो सलूशन होगा वो मूल बिंदु की, मूल बिंदु मतलब नीचे की तरफ। बात समझ में आया? यानी अगर सत्य हो जाती है बात तो मूल बिंदु की ओर, अगर असत्य होने पर मूल बिंदु से दूर की तरफ। ठीक है, यही पूरा कंक्लूजन है। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में यही है, दो बातें। सबसे पहली बात है कि भैया ऐसे तुम्हारे पास सवाल होंगे और इन सवालों का हल निकालना होगा। तो उसमें दो बातों का ध्यान देना है कि अगर किसी धनात्मक संख्या का गुणा या भाग करेंगे तो भैया असमिका पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यही ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग करोगे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, असमिका तुरंत बदल जाए। ठीक है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो? दूसरी चीज कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट यानी हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। सवालों में कोई भी अगर दो चर का अगर रैखिक असमिका है तो उसे कैसे हम ग्राफ में निरूपित करेंगे, ये आपको आना चाहिए। और उसमें क्या क्या विधियां हैं उस विधियों को भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, पूरा अच्छे से बता दिया है और आपको रिवाइज करा दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और हमारा नया अध्याय क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो इस अध्याय में क्या है, इस अध्याय का भी बहुत बड़ा अपना रोल है। ये कक्षा 12 में इसका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इसका रोल। आजकल के जो भी पेपर आते हैं, अभी 2026 का मॉडल पेपर आया, उसमें भी आपको इसका रोल देखने को मिला। आप जाएंगे कक्षा 12 में वो आप लगाते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता में इसका बहुत बड़ा रोल देखने को आपको मिलता है। तो आइए समझते हैं जल्दी से कि क्या होता है क्रमचय तथा संचय। देखो अगर इन दोनों का मीनिंग समझोगे, क्रमचय तथा संचय का, यानी क्रमचय मतलब होता है कि किसी भी श्रेणी को क्रमबद्ध में रखना, किसी भी बात को कितने तरीके से लिख सकते हो, है ना, क्रम तरीके से कितने क्रम में लिख सकते हो, क्रम में, समझ रहे हो ना, क्रम में लिख सकते हो। कि अगर मान लो लिखा है मान लो लिखा है SIX 6, तो 6 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। हाँ, तो क्रमचय का जो यहाँ पे मीनिंग निकलता है वो होता है अरेंजमेंट। क्या बेटा? अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट, मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। संचय, संचय का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन। क्या बेटा? सिलेक्शन, चुनाव, कि भैया कितने तरीके से चुनाव कर सकते हो। तो पूरे इस अध्याय में यानी क्रमचय तथा संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में है क्या भैया? अरेंजमेंट और सिलेक्शन। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो डाटा को, और भैया कितने तरीके से डाटा को चुन सकते हो, यानी सेलेक्ट कर सकते हो। इस पूरे अध्याय में समझने वाले। चलिए अब ठीक है, अब यहां पे जैसे इस चीज को लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक तरीका ये होता है कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से सवालों को करेंगे। एक तरीका ये हमारी विधि होती है जिसको कहते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत, है ना, गणितीय जो प्रिंसिपल होता है, हम प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल से करते हैं। ये बड़ा ही लॉजिकल प्रिंसिपल होता है जो आप खुद ये सोच करके ट्रिक से करते हो, जो कहते हो भैया रीजनिंग लगा रहे हैं, ऐसे कुछ करते हो और सवालों का उत्तर निकालते हो। ठीक है भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से बताइए यहां तक की बातें क्लियर हो गई? एक बार सारे बच्चे बता दीजिएगा। ठीक है जी। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमचय तथा संचय, यानी छठवां चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा,
है ना। चलिए, अब हम लोग 7वें चैप्टर की तरफ आ चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन यानी क्रमचय तथा संचय। लेकिन इन दोनों को बातों को अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अब हमने आपको एक सवाल दिया। अब इस सवालों को एक अलग तरीके से करेंगे, इन दोनों मेथड से तो बाद में करेंगे, इन दोनों बातों को तो अलग से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस सवाल को देखेंगे और इस सवाल में क्या कह रहा है। और यही पूरी पूरी जो ये सवाल है, यही सवाल पूरे अध्याय को भैया बता रहा है। ठीक है, और इस सवाल को हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिसका नाम है गणना के आधारभूत सिद्धांत, और इसी सवाल को हम लोग परमुटेशन से भी करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा क्या लिखा है। उदाहरण नंबर 1 समझिए। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। समझ में आया ये क्या कहना चाहता है बच्चों? ये कहना ये चाह रहा है कि ये लिखा है रोज एक शब्द, रोज एक शब्द। अब रोज को कितने तरीके से लिख सकते हो? एक तो ये है बेटा कि रोज को तुम कितने तरीके से लिख सकते हो। तो अब तुम लिखने जाओगे, कॉपी में ऐसे करने लगोगे तो ऐसे लिखोगे RSOE। सबसे पहले चाहे अर्थ बने या नहीं बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ते, बस अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति मतलब एक अक्षर 2 बार नहीं लिख सकते, 4 ही अंक का बनाना है। एक ये बना सकते हो ROES। ठीक है, आप ये बोल सकते हो SORE। ठीक है, SROE, है ना, यस, है ना, EROE, है ना। ऐसे कितने बनेंगे सोचो जरा। कॉपी पेन लेकर के बैठोगे भैया, ये तो 4 ही अक्षर के हैं, और ऐसे कितने बनेंगे, तुम बनाते ही रह जाओगे। तो इसकी के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया, एक सिद्धांत बनाया गया, जिसका बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इसे गणना के आधारभूत सिद्धांत से करते हैं। यह भी एक समय के बाद फेल हो जाता है, तब आता है आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इस सवाल को करते हैं। अब एक बात बताओ, ये रोज लिखा है, तो रोज ये जो शब्द लिखा है, इसमें कितने अक्षर हैं भैया? 4 अक्षर हैं। एक, दो, 1 2 3 और 4। इन चारों अक्षर में यानी ये जो रोज शब्द लिखा है, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, यही बात पूछा गया है। चलिए करते हैं इस सवाल को। अब इसमें टोटल 4 अक्षर है, तो एक बात बताइए, एक शब्द को कह रहा है, एक अक्षर को एक ही बार कर सकते हैं यूज। अगर कोई लेटर लिख रहे हो तो एक ही बार कर सकते हो। तो मान लिया हम कोई शब्द बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे। ROSC, टोटल 4 ही है, तो 4 तरीके, टोटल 4 तरीके। अब 4 में से एक को भर दिया, मान लिया आर को हमने भर दिया। अब बचा OSE, 3 भरे, 3 बचे तो यहाँ पे 3 लिख दोगे। ठीक है, अब तुमने 2 अक्षर को भर दिया, मान लिया 2 किसी अक्षर को भर दिया, आर और ओ को भर दिया, तो यस और ई बचे, यानी एस और ई, यानी 2 अक्षर बचे, यानी 2 तरीके से भर सकते हो तीसरे वाले बॉक्स को। और चौथे वाले बॉक्स को भैया एक ही तरीके से भरोगे। तो इस चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, यानी टोटल जो है भैया रोज को कितने तरीके से लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो भैया? 24 तरीके। समझ गए? यानी इस सवाल में क्या कह रहा था? इस सवाल में यही कह रहा था कि ये जो शब्द लिखा है रोज, इसको कितने तरीके से लिख सकते हो, चाहे अर्थ बने या ना बने, बस किसी अक्षर की 2 बार पुनरावृत्ति नहीं हो। तो टोटल संख्या कितनी है बेटा? 24 तरीके से, यानी टोटल 24 तरीके से द नंबर ऑफ वेट जो होंगे टोटल, वो 24। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? चलो, इज इट क्लियर दैट? अब एक सवाल और है इसी तरीके से। दो भिन्न 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 रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों का की आवश्यकता पड़ती है? बात समझे? तुम्हारे पास 4 झंडे हैं, 4 झंडों का मतलब 4 कलर के अलग अलग झंडे हैं।
4 कलर के अलग अलग तुम्हारे पास झंडे हैं, 4 कलर के अलग अलग झंडे हैं, 4 कलर के अलग अलग क्या हैं, झंडे हैं। मान लो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये व्हाइट है, ठीक है। ये 4 कलर के अलग अलग क्या है, झंडे हैं। कह रहा है कि इसमें से किसी भी 2 झंडों का यूज करना है, एक ऊपर और एक नीचे। तो कितने तरीके से कर सकते हो? तो ऐसे भी तो कर सकते हो, आर और जी भी कर सकते हो, तुम जी और आर भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी जी वाई कर सकते हो। तो मतलब ऐसे कितने तरीके होंगे, कितने तरीके से कर सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसको गणना के आधारभूत सिद्धांत से अगर इसको करें तो भैया कैसे कर सकते हो, सिंपल, एक दो, एक दो तीन चार, टोटल टोटल भैया कितने हैं, 4 हैं। लेकिन हमको बनाने तो बेटा 2 ही तरीके के हैं ना, हमको बनाने तो सिर्फ 2 ही तरीके के हैं। हमको टोटल जो बनाने हैं वो 2 ही तरीके के बनाने हैं। टोटल जो बनाने हैं हमें 2 ही तरीके के बनाने। टोटल भैया झंडे कितने हैं, 1 2 3 4। तो भैया पहले बॉक्स को कितने तरीके से भरा जा सकता है, वो 4 तरीके से भरा जा सकता है। पहले को भैया कितने तरीके से, अगर 4 कलर हैं, 4 झंडे हैं, तो एक कलर को, एक अक्षर को ले लिया, तो भैया अभी हमारे पास बचे 3। क्या बचे, 3 बने। अभी हमारे पास 3 बचे, तो एक हमारे पास और बचा है, एक झंडा हमारे पास और बचा है। तो भैया मतलब तीन तीन झंडों में से किसी को भी चुन सकते हो। तुम 4 झंडे थे, 4 झंडों में से एक को मैंने चुन लिया, तो भैया 4 तरीके से भर जा सकते हो। भैया बचे 3, अब इन 3 में से एक और चुनना है, तो भैया टोटल कितने तरीके से चुन सकते हो दूसरे बॉक्स में, भैया दूसरे बॉक्स में 3 तरीके से। यानी 4 गुणे 3 गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार भैया टोटल जो तरीके होंगे वो 12 तरीके, टोटल नंबर ऑफ वे जो होंगे वो 12। ठीक है, एक दूसरे के नीचे हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 12। अच्छा, इसी सवाल में ये अगर पूछता, सपोज दैट, है ना, अगर सवाल में यही पूछता कि 4 झंडों में से, रंगों के दिए हुए 4 झंडों में से अगर आपको ये सवाल पूछता कि भैया कलर की पुनरावृत्ति है, तो क्या होता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पुनरावृत्ति होती तो मतलब कोई भी कलर दोबारा भी भरा जा सकता है। एक कलर मान लो ग्रीन उठाया तो दूसरा कलर भी, दूसरा झंडा भी आपका ग्रीन हो सकता है, नो डाउट। तो इस सवाल का उत्तर बताइए, तो तब कितने तरीके से हम लिख सकते हैं या बना सकते हैं। अब इसी तरीके से तीसरा उदाहरण यहां पे लिखा है कि अंक दिया गया है 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यानी यहां पे आपको 5 अंक दिए गए हैं, 2 अंक की अगर सम संख्या बनाई जाए, बनानी है, दो अंक की सम संख्या बनानी है। अच्छा, 2 अंक की सम संख्या बनानी है। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। अब देखो सम संख्या बनाना है तो इसी 5 संख्या में से तुम्हें बनाना होगा, इसी 5 संख्या में से ही तो तुम्हें बनाना है सम संख्या। बोलोगे हाँ जी सर, एकदम करेक्ट है, इसी 5 में से बनाना है, बोलोगे हाँ। तो एक बात बताओ, कोई भी सम संख्या, कोई भी इवन नंबर होता है तो उसके लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, यही होता है। कोई भी सम संख्या है तो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा ही आएगा, बोलोगे हाँ जी सर। अब इन पांचों संख्या में से कौन कौन से इवन नंबर है, बोलोगे एक 2 है, एक 4 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 2 है, एक 4 है। तो मतलब पहले स्थान को यानी इकाई स्थान पर अगर 2 अंक की कोई संख्या बनी है जैसे 24, तो इसको क्या बोलेंगे, इकाई, और इसको बोलेंगे दहाई। तो इकाई स्थान को तो भैया छोड़ दो, उसको तो सिर्फ 2 ही स्थान, 2 ही तरीके से भरा जा सकता है, या तो उसमें 2 भरोगे या तो 4। भैया दहाई स्थान को तुम देख लो, दहाई स्थान को तो तुम देख लो भैया, अगर तुम्हें सम संख्या बनाना है तो इकाई स्थान को भैया 2 या 4, इन्हीं दोनों में से कोई को रखना पड़ेगा। तो भैया पहले स्थान यानी इकाई स्थान को 2 तरीके से भरा सकता है। तो मान लो कि तुमने एक संख्या तुमने कोई भी भर दिया, या तो 2 भरा या तो 4 भरा, तो भैया टोटल 2 तरीके से हमने भर दिया। और भैया एक संख्या तुमने भर दिया, तो टोटल हमारे पास बचे कितने, 4 संख्या।
मान लिया एक तुमने भर दिया, भरे तो टोटल भैया कितने तरीके से, इकाई स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, दो तरीके से भर सकते हैं। इज इट करेक्ट या नॉट? बोलोगे हाँ जी सर करेक्ट। अब देखो तुमने मान लो कि एक संख्या भर दिया, मान लो तुमने एक संख्या भर दिया, दो भर दिया, ठीक है। अब बचे कितने, अगर तुमने दो को भर दिया तो चार तरीके बचे ना, चार बचे ना, यही तो चार बचे। तो दहाई स्थान पर इसी चार संख्या में से कुछ भर सकते हो ना, इसी चार में से कोई संख्या भरोगे ना, तो भैया टोटल भैया दहाई स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो, चार तरीके से भर सकते हो। मान लो यहाँ पे तुमने तीन भर दी, तो ये 32 बना, 32 जो है दो अंक की क्या है, सम संख्या बनी। ये तो पहला संख्या तुमने बनाया ना, पहली दो अंक की सम संख्या तुमने बनाई। तो भैया इसको अगर देखा जाए तो गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार कितने तरीके से तुम बना सकते हो, तो चार दूनी आठ तरीके, यानी दो अंक के कितने तरीके, कितने बनाए जा सकते हैं भैया, भैया आठ तरीके बनाए जा सकते हैं। यानी ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान से सुनना कि अंक तुम्हारे पास एक दो तीन चार पांच दिया गया है, टोटल कितने दिए गए हैं, पांच दिए हैं, दो अंक की सम संख्या बनाई जा रही है। तो भैया तुमने पहले स्थान को यानी इकाई स्थान को दो तरीके से भर दिया, ये बात तो करेक्ट है, ये बात तो करेक्ट है। बोलोगे यहाँ करेक्ट है नहीं है, बोलोगे हाँ जी सर करेक्ट है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब देखो, तो ये तो हमारे पास उत्तर आ गया, तो मतलब ये है कि इकाई स्थान को तो हम दो ही तरीके से भर सकते हैं, ये बात को समझिए जरा। अगर हमारे पास टोटल जीरो से लेकर के 9 तक संख्या होती तो हमारे पास कितने तरीके होते, एक दो तीन चार पांच, पांच तरीके से तुम भर सकते हो इकाई स्थान को। मतलब यहाँ पे इकाई स्थान पर जीरो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, ठीक है। अब उनमें से जो बची संख्या, उनमें से बची दो को तो हमने फिल कर दिया, दो को हमने फिल कर दिया, बचे टोटल चार, तो हम दहाई स्थान को चार ही तरीके से भर सकते हैं। टोटल हमारे पास आठ हो गए। अब यहां पे देखिए, अच्छा इसमें एक कंडीशन दिया था कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अच्छा अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, तब ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। ये तब के लिए है कि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, पुनरावृत्ति ना की जा सकती, नहीं की जा सकती, नहीं की जा, ठीक है। यहां पे ध्यान से सुनना, ये उत्तर नहीं आया है, ठीक है। ये तो तब के लिए है, तब के लिए उत्तर है जब पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो भैया रिपीटेशन अलाउड ना हो तो भैया आठ तरीके से भर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यही बोलूं कि पुनरावृत्ति की जा सकती हो, पुनरावृत्ति की जा सकती हो, अगर मैं बोलूं कि पुनरावृत्ति की जा सकती हो, की जा सकती हो, तो भैया टोटल कितने तरीके होंगे, अब जरा देखिए, अब टोटल कितने तरीके होंगे भैया, इकाई स्थान को तो दो ही तरीके से भर सकते हो, ये बात तो समझ में आ गई। भैया पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात, यानी अगर तुमने दो को फिल कर दिया है तो भी तुम्हारे पास टोटल अभी पांच ही संख्या है, क्योंकि दो को तुम फिर से भर सकते हो भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी दो को फिर से भर सकते हो, यानी टोटल तुम्हारे पास अभी भी पांच तरीके हैं, पांच तरीके से दहाई स्थान को भर सकते हो। यानी अब ये जो गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार जो बनेगा, पांच दूनी 10 बने, यानी टोटल 10 तरीके से हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यानी दो अंक की जो सम संख्या बनेगी वो 10 बनेगी, क्या बनेगी, 10 बनेगी इन पांच संख्याओं का प्रयोग। इज इट क्लियर दैट, बोलोगे हाँ जी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं। तो अब ये तो हमारे छोटे छोटे सवाल हो गए, इन छोटे छोटे सवालों को करने के लिए हम गणना के आधारभूत सिद्धांत का प्रयोग कर लेते हैं। परंतु अगर हम यही बोलें कि भाई हो बहन हो, कि अगर बड़े सवाल आ जाए तो अब बड़े सवालों में फिर ये गणना का आधारभूत सिद्धांत फेल हो जाता है।
तब हमारे पास आता है परमुटेशन। लेकिन परमुटेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें सबसे पहले फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल को जैसे मैं अगर कहूं, फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके। फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को इस तरीके से कुछ डिनोट करते हैं कि अगर किसी संख्या के आगे अगर ये लग जाता है तो इसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे लिखा है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। मैं अगर कहूं 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। मैं अगर कहूं कि 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 हो जाएगा। 4 3 12 दूनी 24। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल इसका मतलब 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 हो जाएगा, यानी 5 24 20 3 60 60 दूनी 120। अब इस पे भी बहुत तरह के सवाल बनते हैं। अब जैसे अब इस पे सवाल बन जाते हैं, इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल इस पे बन गया कि चलो बताओ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे उत्तर दे देंगे भैया 7 फैक्टोरियल, जो कि एकदम गलत है। 3 फैक्टोरियल कुछ और है, 4 फैक्टोरियल कुछ और है। 3 फैक्टोरियल का मतलब देखो, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6 और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, यानी 6 और 24 जोड़ोगे तो यानी टोटल 30 हो जाए। यानी इस सवाल का उत्तर 30 होगा, ना कि 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो इस तरीके के सवाल आपके आ जाते हैं। इसका एक फेमस सा सवाल ये होता है जो कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है। अब इसमें आता है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और बराबर x/8 फैक्टोरियल। बताइए, यदि अगर ये आपके पास दिया गया है तो बताइए इसमें x का मान क्या हो जाए। तो x का मान यहाँ पे 64 होगा। ये ट्रिक से भी होता है और इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। तो 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल और प्लस 1/7 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और x/8 फैक्टोरियल लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये बात क्लियर है भैया? सबको समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रहा है। तो x का मान क्या आएगा? देखो, अब अगर हम 1/6 फैक्टोरियल को यहां से कॉमन ले ले तो भैया बचेगा 1 प्लस 1/7 बचेगा और बराबर x/8 सते 56 और गुणे 6। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल नीचे कट जाएगा और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 7 एक 7 7 1 क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8/7। 8/7 बराबर हमारे पास बचेगा x/56। क्या बचेगा x/56 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो तो भैया 7x बराबर 56 गुणे 8। 56 गुणे 8 तो भैया क्या हो जाएगा 7x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर क्या हो जाएगा 56 गुणे 8/7। 7/56 और 8/6, यानी इस सवाल का उत्तर 4। ये सवाल बिहार बोर्ड में हर बार आता है। आपके सवाल आएंगे ही आएंगे इसके आधार पर। अब ये सवाल अगर सब्जेक्टिव में आता है, 2 नंबर में आता है, तो आप इस तरीके से करते हो। लेकिन अगर यही सवाल ध्यान सुनिएगा, यही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसे ट्रिक से किया। ट्रिक, इसमें ट्रिक क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें ट्रिक क्या है, छोटा सा ट्रिक है, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। कि अगर आप सीरीज देखिए 6 7 8 8 9 10, यक्स के नीचे जो लिखा है वो सबसे बड़ा संख्या है। हाँ, 7 8 9 9 10 11, अगर ऐसे लिखा हुआ है सीरीज में है और एक्स के नीचे जो संख्या लिखा है वो सबसे बड़ा है इन तीनों में, तो बस उसी का वर्ग कर दीजिए। 8 का वर्ग कर दीजिए। 8 का वर्ग क्या होता है? बस इतना ही करना है इस सवाल का उत्तर।
ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में। चलिए अब हम आते हैं अपने आगे, जो है हम लोगों को पढ़ना परमुटेशन। क्या बेटा, परमुटेशन पढ़ना है। परमुटेशन क्या होता है इस बात को क्लियर करते हैं। परमुटेशन 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 अब हम क्यों पढ़ें फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल पढ़ने के लिए भैया परमुटेशन की जरूरत पड़ती है ना, सॉरी 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 सॉरी, परमुटेशन पढ़ने के लिए फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। तो क्या होता है परमुटेशन, तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अरेंजमेंट मतलब कितने तरीके से उस चीज को अरेंज कर सकते हो, लिख सकते हो, ये आपको समझना है, ये आपको लिखना है। तो देखो परमुटेशन का फॉर्मूला एक होता है एनपीआर बराबर एनपीआर, यानी एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बात याद रखना। अब इसके बेसिस पे सवाल होते हैं और इसके बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जो गणना के आधारभूत सिद्धांत से सवाल लगाते आए, हम इसके आधार पर सवाल लगा लेते हैं। जैसे अब एनपीआर का मतलब, जैसे मैं एक सवाल देता हूं, जैसे लिखा है 7p2, इसका मतलब क्या होता है 7 फैक्टोरियल बटा 7 में से 2 जाएगा भैया 5 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल, एन माइनस आर यानी 7 में से 2 जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5, यहीं तक रोक दोगे और नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, 7 छक 42 इस सवाल का सही जवाब, 7 छक 42 इस सवाल का सही जवाब। इसी तरीके से अगर मान लो लिखा है ना, आपके पास लिखा है 8p2, इसका मतलब क्या होगा 8 फैक्टोरियल बटा 8 में से 2 जाएगा 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल, इसको कट जाओगे और ये 8 सत्ते, इसका भी उत्तर क्या होगा 6। इसी तरीके से आपको लगाने हैं, ये आपका परमुटेशन। अब इसके बेसिस पर जितने भी सवाल तुमने यहाँ पे लगाए थे, है ना, जितने भी सवाल मेरे भाई यहाँ पे लगाए थे, इसको भी लगा सकते हो। अब जैसे जैसे ये चीज, अब आपके पास ये सवाल था तो ये आपने गणना के आधारभूत सिद्धांत का प्रयोग किया। अब इसमें देखिए दिए गए टोटल संख्या कितनी है उसको यन मानिए टोटल। अब इसी को हम परमुटेशन, ये जो फॉर्मूला है उसके आधार पर कैसे करेंगे, भिन्न भिन्न टोटल भैया नंबर, टोटल संख्या कितनी है 4, इसमें से कितने तुमको कितने का प्रयोग करके बनाना है, तो 2 का, यानी r बराबर 2, यानी क्या हो जाएगा 4p2। इसको सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल बटा 4 में से 2 जाएगा 2 फैक्टोरियल, यही बचेगा। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हो, बटा 2 फैक्टोरियल नीचे, 2 से 2 कटेगा 4 3 12 इस सवाल का। तो इसी सवाल को आपने देखा कि कैसे आपने परमुटेशन का प्रयोग करके लगाया, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। इसी सवाल को आपने देखा कैसे परमुटेशन का प्रयोग करके तुमने लगाया। एक सवाल और देखते हैं, ये ये देखिए, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है तो। अब टोटल संख्या कितनी है, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या कितनी है 9। मतलब इसमें 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं प्रयोग करके, मतलब इसमें से 9 संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंक का संख्या बनाना है। तो टोटल एन कितनी है भैया 9, आर कितना है भैया, आर कितना है 3, जितना बनाना है, तो भैया ये बनेगा 9p3, 9p3 मतलब 9 फैक्टोरियल बटा 9 में से 3 जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास उत्तर। समझ गए, यही पूरी कहानी है इस चैप्टर की। अब ये तो हो गया परमुटेशन, अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन पर। क्या बच्चों, अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन पे, कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने परमुटेशन को पढ़ लिया, हमने परमुटेशन को समझ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, क्या बेटा, संचय,
संचय, परमुटेशन और अब आता है संचय, कॉम्बिनेशन यानी संचय। देखो संचय का मतलब होता है कि भैया सिलेक्शन, यानी यहां पे सिलेक्शन किया जाता है कि कितने तरीके से डाटा को सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, जैसे उसमें आपने पढ़ा एनपीआर, तो इसमें होता है एनसीआर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये जो आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है ये आपका होता है भैया क्या, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, यानी संचय का फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। इज इट क्लियर दैट, बोलोगे हाँ जी। ठीक है, अब इस पे सवाल जैसे मान लो आपके पास दे दिया जाता है, ऐसे दे दिया जाएगा 3C2, इसका मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल बटा 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल ही है, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 5C2, 5C2 यानी मतलब 5C2, इसको हम कुछ और कर लेते हैं, मान लो 14C3 कर लेते हैं, चलो। तो 14 यानी 14 फैक्टोरियल बटा 14 में से 3 जाएगा, 14 में से 3 जाएगा 11 फैक्टोरियल, ठीक है, 11 3 14 होता है, बोलोगे हाँ से, और इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हो 14 के यानी 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, बटा नीचे क्या लिखा है 11 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो जहां तक छोड़ना होता है वहां पे फैक्टोरियल लगा देना होता है। 11 से 11 कट गया, 3 चौको 12 और 2 दूनी 4, ऐसा हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लोगे क्या बचा, 14 गुणे 13 गुणे 2, और इसको सॉल्व कर लोगे, उत्तर जो आएगा वो आपका हो जाएगा 14C3 का। तो ये होता है कॉम्बिनेशन यानी संचय, ठीक है। अब इसके आधार पर जो सवाल आपके पास होते हैं, अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है जैसे अब इसी आधार पर, इसके कॉम्बिनेशन के आधार पर सवाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाले कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब एक बात बताओ, ये वृत्त है, जीवाएं क्या होती हैं आप सभी को पता है, जीवाएं जो होती हैं कुछ इस प्रकार की होती है, ये आपकी जीवाएं हैं। तो कह रहा है कि अगर 21 बिंदुओं से किसी वृत्त पर 21 बिंदु दिए गए, किसी वृत्त पर 21 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं कितने 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मान लो 20, और यहाँ पे रख दो 21। तो टोटल मान लो 21 बिंदु हैं इस पूरे सर्किल पर, पूरे वृत्त पर 21 बिंदु हैं। तो किसी भी 2 बिंदु को लेकर के ही आपका जीवा बनता है। तो ऐसे कितनी जीवाएं बन जाएंगी 2 बिंदुओं का प्रयोग करके, कितनी जीवाएं बन जाएगी, कितनी जीवाएं, एक ये बन गई, दूसरी मान लो ऐसे बन सकती है, तीसरी आपकी फिर ऐसे बन सकती है, चौथी आपकी ऐसे बन सकती है, पांचवी आपकी ऐसे बन सकती है, छठवीं आपकी ऐसे। तो ऐसे कितनी जीवाएं बन जाएंगी ये आपको निकालना है। तो भैया टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 21 है। आर, आर मतलब क्या है भैया, तुम्हारे पास आर कितना है 2। अब यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, यानी किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, 21C2 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो होगा 21C, यानी 21 फैक्टोरियल बटा 21 में से 2 जाएगा 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बटा क्या हो जाएगा 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये 19 19 कट जाएगा, 2 दहा में 20, यानी टोटल आपका 21 दहा में 210, टोटल 210 जीवाएं खींची जा सकती। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक सवाल और है यहाँ पे, इसको देख लीजिए भाई साहब। अब ये सवाल क्या दिया है,
अब इस सवाल में कह रहा है कि भैया 5 लड़के 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्शन की बात हो रही है। टोटल देखिए बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज कितने हैं, देखिए टोटल बॉयज कितने हैं 5, टोटल गर्ल्स कितने हैं 4। अब इसमें से 3 लड़के यानी तीन बॉय को चुनना है और इसमें से आपको क्या है 3 लड़कियों को भी चुनना है। तो भैया कितने तरीके से चुन सकते हो, यानी चुनाव हो रहा है ना, तो कितने तरीके से चुनाव मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, बोलोगे हाँ जी सर। तो इसको भैया कितने तरीके से, तो टोटल कुल तरीके जो होंगे, कुल जो तरीके होंगे, कुल जो तरीके होंगे वो कितने तरीके होंगे, अब यहाँ पे देखिए, यानी 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनाव करना है, यानी 5C3 प्लस 5C3 5C3 इंटू, फिर क्या है टोटल गर्ल्स कितनी है 4, 4 में से कितने को चुनना है 3। तो इसको सॉल्व कर दोगे और तुम्हारे पास जो आएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, इज इट क्लियर दैट, और यही था आपका कॉम्बिनेशन और वही था आपका परमुटेशन। प्यारे साथियों, हमको लग रहा है कि ये दोनों चैप्टर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो आपने समझ लिया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को, तो वो बच्चा अब चैप्टर नंबर 8 को भी समझ पाएगा। यानी चैप्टर नंबर 8 क्या है, द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अच्छा, यहां पे जो लिखा है द्विपद प्रमेय यानी द्विपद प्रमेय क्या होता है, इस बात को आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, द्विपद, अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि x प्लस वाई के पावर, तो द्विपद प्रमेय यानी द्विपद, द्विपद बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद, 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 तो जिसमें द्विपद होते हैं वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। तो ये भी एक द्विपद है, ये भी द्विपद प्रमेय का ही पार्ट है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आप सभी लोग रटे होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी लोग बताएंगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। चलो बहुत बढ़िया, ये सभी लोग ने बोलोगा हाँ कि हाँ जी सर ये हमको आता है। मैं अगर कहूँ चलो बताओ x प्लस वाई का होल क्यूब, चलो भाई x प्लस वाई का होल क्यूब, तो भैया बोलोगे अरे सर ये भी आता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। चलो भैया ये भी आता है, यही तो होता है भाई, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स वाई, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे ये बोलूं चलो x प्लस वाई के पावर 4 बताओ, अब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे भाई, अब इसका फॉर्मूला बताओ। चलो बहुत सारे ऐसे बालक होंगे जो इसको भी रटे होंगे, इसको भी वो बता देंगे, लेकिन चलो अब बताओ x प्लस वाई के पावर 9, अब बताओ इसका फॉर्मूला बताओ, यानी इसका एक्सपेंशन क्या हो सकता है, नहीं बता पाओगे। x प्लस वाई के पावर अगर 9 आ गया तो अब क्या, तो ये जो एक्सपेंशन आ रहा है, इसी एक्सपेंशन को देखने के लिए, ये एक्सपेंशन कैसे आ रहा है, इसके पीछे का क्या प्रमेय है, इसके पीछे का क्या थ्योरम है, उसी थ्योरम को हम लोग समझने वाले हैं। अगर आपने उस थ्योरम को समझ लिया तो ये से लेकर के बड़ा से बड़ा नंबर हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उनका आप क्या निकाल सकते हो, क्या एक्सपेंशन कर सकते हो। तो क्या होता है उस प्रमेय को देखिए भैया, ये प्रमेय हमारा जो होता है वो ये होता है कि x प्लस वाई के पावर n, क्या x प्लस वाई के पावर अगर n संख्या हो, क्या होता है भैया, nc0 x के पावर n इंटू वाई के पावर 0, यहां से सुन, प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर 1, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा nc2
के पावर n-2, यानी इसमें होता क्या है, nc0, nc1, nc2, nc3 ऐसे चलता जाता है। यक्स के पावर जो होता है घटता जाता है, y के पावर बढ़ता जाता है। यक्स के पावर देखो n-1 था, n-2 हो जाएगा और y के पावर बढ़ जाएगा और ऐसे लगातार ये चलते हुए ncn तक जाएगा। क्या जाएगा, ncn तक जाएगा। यक्स के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा n-2, n-3, n-4, n-5, ये लास्ट तक जाते जाते डैश 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 n-n यानी 0 हो जाएगा ये, और y के पावर क्या हो जाएगा, y के पावर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे बताइए। x के पावर जो जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, y के पावर n, y के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते होते n तक चला जाएगा। और ये थी इसकी पूरी कहानी, ये थी पूरी की पूरी प्रमेय। अब आइए हम इसी प्रमेय को हम यूज करते हैं x प्लस वाई के पावर 2 में। इसी प्रमेय को यूज करते हैं, कैसे हुआ अब ये हम आपको दिखाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2c0 लिखेंगे, x के पावर क्या लिखेंगे, x के पावर टोटल n संख्या कितनी है, 2 है ना, 2 है, और y के पावर क्या है, 0। फिर 2c1, x के पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और y के पावर 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2c2 लिखेंगे, फिर x के पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और y के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2c0, 2c0 का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो। 2c0 का मतलब 2 फैक्टोरियल बटा 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब ये कुछ बातें हैं जो याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये पूरा 1 आएगा। आएगा बेटा, ये आएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 और 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और y के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये सबको पता है। किसी की भी पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। 2c1, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, 2c1 का मान कितना होता है, यानी 2 फैक्टोरियल बता 2 में से 1 जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल। 1 से 1 कट गया, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 और 2 एक करने 2, यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ये 2c1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। x के पावर 1 यानी x हो जाएगा, y के पावर 1 यानी y हो जाएगा। ठीक है, 2c2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2c2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी ये बात आप लोग उसी तरीके के निकाल लोगे, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी 1 इंटू एक्स के पावर 0, यानी x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, किसी के भी पावर 0 यानी इसकी वैल्यू 1 और y यानी इससे आपको कुछ बातें भी पता चली, जैसे 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये आप लोगों को याद। दूसरी कि अगर भैया कहीं पे लिखा है NC0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको अगर कहीं लिखा है NC1, NC1 या ऐसे लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू n हो जाती है। क्या हो जाती है, n हो जाती है। क्या हो जाती है, n हो जाती है। और कहीं पे लिखा है NCN, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये कुछ बातें आपको 4 पार्ट लिख दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। बाइनोमियल थ्योरम में इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2xy हो जाएगा और ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहिए था, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हुआ वो कैसे आया इस बाइनोमियल थ्योरम से, वो आपने देखा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपने देखा। इसी तरीके से आपका x प्लस वाई का होल क्यूब भी आ जाता है। इसी तरीके से आपका x प्लस वाई के पावर 4 भी आ जाता है। इसी तरीके से आपको x प्लस वाई के पावर 5 भी आ जाता है। तो साथियों मैं चाहूंगा इन सब का एक्सपेंशन आप लोग घर पे करें और देखें कि क्या आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में यानी बाइनोमियल थ्योरम में यही करना है, मात्र एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो बड़े बड़े जो एक्सपेंशन होते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू होते हैं, वो आप लोगों ने देख लिया।
तो भैया ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद रखना है, और ये जो ऊपर मैंने कुछ बातें लिख दी हैं उसको भी आप याद रखोगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का टोटल रिवीजन। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके 2 मिनट समय निकाल करके कमेंट जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में चैप्टर किसमें, 9, 10 और 11 के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।